From the age of Chaucer, John Wycliffe is an important writer. He is considered the father of English prose. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि why he is called father of English prose. The reason is he translated Bible directly from Latin Vulgate language into English language, which is the common man language. उन्होंने क्या किया, बाइबल को लेटिन वल्गेट लैंग्वेज से डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि उस टाइम की जो कॉमन मैन लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया. इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस कहा जाने लगा. वीक्लिफ के द्वारा लिखी गई बाइबल को या ट्रांसलेट की गई बाइबल को वीक्लिफ्स बाइबल 1382 वर्सन के नाम से जाना जाता है. मतलब उन्होंने जिस बाइबल को ट्रांसलेट किया उन्हें उस बाइबल को वीक्लिफ्स बाइबल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1382 में ट्रांसलेट की गई थी. यूजीसी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विच इज़ द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड वर्जन ऑफ बाइबल, एंड द आंसर इज़ माइल कोवरडेल्स बाइबल. राइट, तो यहाँ किस बाइबल की बात की जा रही है, वीक्लिफ्स बाइबल की बात की जा रही है, लेकिन आपको दोनों को याद रखना है. इट वाज 1382 वर्जन एंड दैट वाज द फर्स्ट कंप्लीट वर्जन, प्रिंटेड वर्जन ऑफ द बाइबल. जॉन वीक्लिफ ने बाइबल को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की एडवोकेसी की. इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट करने को प्रमोट किया. उन्होंने मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में बाइबल को 1382 में ट्रांसलेट किया और इस वर्जन को वीक्लिफ्स बाइबल के नाम से जाना जाता था. माना जाता है कि इन्होंने मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन के गॉस्पेल्स को ट्रांसलेट किया और साथ ही साथ न्यू टेस्टामेंट, कंप्लीट न्यू टेस्टामेंट को इन्होंने ट्रांसलेट किया. ऐसा पॉसिबल है, ये माना जाता है. अब जो इन्होंने मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन के गॉस्पेल्स को ट्रांसलेट किया, तो गॉस्पेल क्या है, यहाँ पर गॉस्पेल होते हैं प्रीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट के द्वारा दिए गए जो उपदेश थे, धर्म उपदेश थे, उन्हें इसने ट्रांसलेट किया. साथ ही साथ कंप्लीट न्यू टेस्टामेंट को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया. ऐसी पॉसिबिलिटी मानी जाती है. और ये भी माना जाता है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट थी वो इसके एसोसिएट्स ने ट्रांसलेट किया और न्यू टेस्टामेंट का भी कुछ हिस्सा इनके एक शिष्य जिसका नाम था जो न्यू टेस्टामेंट है उसका एक पार्ट इनके निकोलस ऑफ हेरफोर्डशायर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया था. वीक्लिफ की जो बाइबल है वो 1384 में कंप्लीट वर्जन के रूप में अपीयर हुई और जो एडिशनल अपडेटेड वर्जन था वो वीक्लिफ के एक असिस्टेंट और डिसिपल जिसका नाम था जॉन पुरवे के द्वारा 1388 में और 1395 में रिवाइज्ड फॉर्म में ट्रांसलेट किया गया, रिवाइज्ड फॉर्म में लाया गया. तो ये जो जॉन पुरवे थे इन्हें वीक्लिफाइट या फिर ललार्ड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इन्होंने जॉन वीक्लिफ के ललार्डिज्म मूवमेंट को फॉलो किया था. इसी वजह से इन्हें ललार्ड के नाम से जाना जाता है. ये जॉन वीक्लिफ ही थे जिनकी वजह से जो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें बाइबल को ट्रांसलेट किया गया, जिसकी वजह से जो बाइबल थी वो कॉमन लोगों तक पहुंची और वो इसको आसानी से रीड कर पाए. इसी वजह से क्या हुआ, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो धीरे धीरे एक नेशनल लैंग्वेज का रूप लेने लगी. जॉन वीक्लिफ ने 3 डॉक्ट्राइन्स को, 3 सिद्धांतों को एक्सपाउंड किया. इनमें से फर्स्ट था इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल, यानी कि बाइबल के व्यक्तिगत तौर पर व्याख्या करना. और इसी के तहत इन्होंने बाइबल की कॉमन लैंग्वेज में, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की. इनका मानना था कि किसी व्यक्ति की पवित्रता या होलीनेस उसकी पोजीशन, उसकी पोस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इनका जो थर्ड रूल था या थर्ड डॉक्ट्राइन जो इन्होंने फॉलो की वो थी कि इन्होंने चर्च के दिखावे और लग्जरियस लाइफ के ऊपर एक अटैक किया अपनी राइटिंग के माध्यम से. उस टाइम पर रोमन कैथोलिक चर्च जो थी उसके हाथों में बहुत सारी पावर आ चुकी थी. और जैसा कि ये एक कॉमन सी थिंग है, कॉमन फैक्ट है कि जहाँ बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है वहाँ करप्शन अपने आप ही बढ़ जाता है. तो रोमन कैथोलिक चर्च में भी यही हुआ और इसी करप्शन को
देखते हुए इन्होंने उस टाइम की खासकर जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उसके लग्जरी और पॉम्पस लाइफ के ऊपर एक अटैक किया अपनी राइटिंग के माध्यम से। अब हम डिस्कस करते हैं जॉन विक्लिफ की लैंग्वेज के बारे में। जॉन विक्लिफ को एक राइटर के तौर पर हम डिस्कस करते हैं। जॉन विक्लिफ एक यूनिवर्सिटी मैन थे, एक प्रोफाउंड स्कॉलर थे। ही कैन राइट इन अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, इन द लैंग्वेज ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास, बट इन्होंने प्रिविलेज्ड क्लास की लैंग्वेज में ना लिखकर लैंगलैंड और चौसर की तरह से कॉमन पीपल की लैंग्वेज में लिखा। ये जॉन विक्लिफ ही थे जिन्होंने बाइबल को भी कॉमन पीपल की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। और जब इनसे पूछा गया कि वो कॉमन लैंग्वेज में, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से बाइबल को ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इनका आंसर था, जब क्राइस्ट और उनके एपिस्टल्स यानी कि धर्मोपदेशक या धर्म के जो दूत हैं, तो जब क्राइस्ट ने और उनके एपिस्टल्स ने लोगों को उस लैंग्वेज में अपनी प्रीचिंग्स दी जिस लैंग्वेज को वो बहुत अच्छे से जानते थे, तो मनुष्य ऐसा क्यों नहीं कर सकता। क्या रिप्लाई दिया उन्होंने कि व्हेन क्राइस्ट एंड हिज एपोस्टल टोट द पीपल इन दैट टंग दैट वाज बेस्ट नोन टू देम, व्हाई शुड मैन नॉट डू सो नाउ। जॉन विक्लिफ is also known as the morning star of reformation. इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है? इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कैथोलिक चर्च के लिए कैथोलिक चर्च को लेकर बहुत ही चैलेंजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, जिसकी वजह से इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इन्होंने कैथोलिक चर्च में बढ़ते हुए जो भ्रष्टाचार था, करप्शन था, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई अपने राइटिंग के माध्यम से, और इन्होंने कैथोलिक चर्च के अंदर कुछ सुधारों की मांग की, कुछ रिफॉर्म्स की मांग की। इसकी वजह से इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया है। एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा इज़ कॉल्ड जोफ्री चौसर। ठीक है, जोफ्री चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा गया है और विक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया है। एंड फाइनली वी शैल डिस्कस the movement led by John Wycliffe that is known as ललार्ड मूवमेंट। ललार्ड मूवमेंट को हम ललार्डिज़म भी कहते हैं। ये एक प्री प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट था जो मिड 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक चला, यानी कि इंग्लिश रिफॉर्मेशन तक चला। विक्लिफ को 1381 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की क्रिटिसिज्म की थी, जिसकी वजह से इन्हें क्या किया गया, डिसमिस कर दिया गया था। अब इन्होंने एक मूवमेंट को इनिशिएट किया जिस मूवमेंट को हम ललार्ड मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये जो मूवमेंट था इसको फॉलो करने वाले जॉन विक्लिफ को, इस मूवमेंट में फॉलो करने वालों को ललार्ड्स की संज्ञा दी गई, ललार्ड्स का नाम दिया गया। इन ललार्ड्स की एक डिमांड थी, ये चाहते थे कि वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के अंदर रिफॉर्म लाए जाएं। दे फॉर्मुलेटेड देयर बिलीव्स इन द 12 कंक्लूजन ऑफ द ललार्ड्स। इस तरह से ये जो ललार्ड मूवमेंट था ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का एक प्रिकर्सर माना जाता था। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया जॉन विक्लिफ को। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विलियम लैंगलैंड को, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक करके चौसर के एज के सभी इम्पोर्टेंट राइटर्स को, जो कि 5 इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक यू विल बी इन टच विद दिस सीरीज़ एंड ऑल्सो विल एंजॉय दिस सीरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड चैनल।